अब बात ना करो भाई, चलो शुरू करो। क्या ये लग गई? कितना है इसमें? ये तो लगा ही लिए होंगे सब लोग, है ना। अच्छा, इसमें टंकी भरी होगी खाली होगी? देखो, जब कभी नल लगे रहे, एक से अधिक नल लगे रहे, इसमें कितने नल लगे हैं? दो नल लगे हैं ना। एक नल क्या है? भर रहा, दूसरा नल क्या कर रहा है? खाली कर रहा। तो इसमें ये देखा करिए किसका टाइम कम है। किसका टाइम कम है, भरने वाला खाली करने वाला? खाली करने वाला। अगर टाइम कम है तो टंकी हर हाल में खाली ही होगी, कभी भर नहीं सकती ना। तो ये बताइए, ये 5 घंटे में भर सकता है, दूसरा वाला 4 घंटे में खाली कर सकता है। इसके लिए क्या काम करते हैं, कोई मान लेते टंकी का मानक, मान लीजिए टंकी का कोई मानक रहा होगा, ये 5 घंटे में भरता है, ये 4 घंटे में खाली करता है। फिर क्या करें, टंकी पूर्णतः भरी हुई हो, दोनों का साथ खोला जाए तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी? अभी मैंने बताया जिसका समय कम होगा वही होगा। अगर भरने के लिए 5 घंटे, खाली करने के लिए 4 घंटे, तो टंकी हर हाल में खाली होगी तब जब पूरी टंकी भरी होगी, यही ना। अब क्या करना है इसमें, 5 घंटे 4 घंटे दोनों का कोई मानक मान ले, कोई एलसीएम क्या आएगा? मान लीजिए टंकी कितने की है, 20 लीटर की टंकी है। तो ये बताइए, अगर 20 लीटर की टंकी भरी हुई है या 20 लीटर की टंकी मुझे भरना है, तो 5 घंटे में भरना है, तो हर घंटे कितना भरेंगे हम? 4 लीटर भरना पड़ेगा, यही तो करेंगे। और ये 4 घंटे में खाली कर सकता है, तो हर घंटे कितना खाली करेंगे? 4 5 20, यानी 5 लीटर खाली करेंगे। जरा ये बताओ, अगर 20 लीटर टंकी भरी हुई है, दोनों का साथ में खोला गया, तो पहला वाला 4 लीटर तो भरेगा और ये वाला 5 खाली करेगा। तो हर घंटे में असर क्या पड़ेगा, हर घंटे में टंकी 1 लीटर ज्यादा एक्स्ट्रा खाली करेगी ना। तो हर घंटे में 1 लीटर एक्स्ट्रा खाली करेगी कौन? जो पहले से भर के रखा हुआ है। यही कहा ना, टंकी पूरी भरी हुई हो। अगर 20 लीटर की टंकी में 4 लीटर भरने वाला, 5 लीटर खाली करने वाला नल लग गया, तो ये 4 भरा, ये 5 खाली करा, तो हर घंटे में 1 लीटर पानी एक्स्ट्रा खाली होगा कौन? जो पहले से भरा हो। तो टंकी कितने की है? टंकी 20 लीटर की है, हर घंटे 1 लीटर पानी एक्स्ट्रा खाली हो रहा है। तो 20 लीटर खाली होने में कितना समय लगेगा? 20 लीटर खाली होने में 20 घंटे लगेगा, यानी 20 घंटे में टंकी पूरी क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी, यही ना। चले आगे देखें। अगर भरने वाला होता, अगर यहाँ पे 4 कर दे, यहाँ पे 5 कर दे, यानी टंकी तब भरेगी। तब सवाल में ये कहेगा टंकी खाली होती तो कितने समय में भर जाएगा, तब ये रहता, ही तो होता। आगे देखिए, इसमें खाली करने के लिए था तो टंकी भरेंगे तब हम खाली करेंगे। अगला प्रश्न, चलो आगे बढ़ो। चलो इसको बताओ, बात नहीं करिए, बतियाइए नहीं, बतियाने के लिए नहीं बुलाए यहाँ पे, है ना। चलो इसको बताओ, इसमें दिया x बराबर 255 है ना, y बराबर 256, z बराबर 257। तो आपसे पूछा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड का मान बताइए। लगाए हैं, आएगा कौन सा सही होगा? अब इसमें देखो भाई, अगर इसका मान यहाँ रख के निकालने जाएंगे तब तो जिंदगी बीत जाएगी, नहीं निकाल पाएंगे, है ना, नहीं निकाल पाएंगे ना। इसका एक तरीका सीखो, एक तरीका होता है डिजिटल सम का, ठीक है ना, डिजिटल सम का। डिजिटल सम में हमेशा 9 से भाग करते हैं, क्या करते हैं? 9 से भाग करते हैं। 9 से भाग क्यों करते हैं पहले सीखिए। 9 एक ऐसी अंक है, 9 एक ऐसा अंक है जिसके अंकों के योग, जैसे 9 लिखो, 18 लिखो, 9 तिया 27 लिखो, 9 चौके 36, 9 पचे 45। 9 एक ऐसा अंक है जिसके अंकों का योग भी हमेशा क्या आता है? 9 आता है। 9 का गुणज चाहे जो भी ले लीजिए, अंकों के योग हमेशा 9 से डिवाइड हो जाता है। जैसे 9 एक कम, 9 इसमें 9 मिलेगा, 8 1, 9 7 2, 9 6 3, 9 4 5, 9। 9 एक ऐसी संख्या है या ऐसा अंक है जिसके सभी अंकों का योग भी हमेशा क्या होता है? 9 से डिवाइड होता है। तो डिजिटल सम के लिए हमेशा किससे भाग करते हैं? 9 से। जो संख्या 9 से ज्यादा होती, यदि 9 आ गया योगफल, योगफल क्या आ गया? 9 आ गया, तो उसका डिजिटल सम 9 है, या फिर आप 0 मान लीजिए। क्या मानेंगे? डिजिटल सम अगर अंकों के योग 9 या 9 का गुणज है तो डिजिटल सम क्या मानेंगे? 9, या फिर क्या कहेंगे हम? 0 मान लेंगे, ठीक है ना। इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है इसको डिजिटल सम लगाने के लिए, ठीक है ना। अब इसको लगाते कैसे समझिए, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे इसका डिजिटल सम निकालेंगे, देखो इसको अंकों को जोड़ लेते हैं, 5 5 10 2 12। डिजिटल सम का पहले मतलब समझिए, जैसे आपसे कोई संख्या लिख दिया जाए 1 5 6 7, अगर आपसे पूछे इसका डिजिटल सम बताइए, इसका डिजिटल सम बताइए, क्या करेंगे? पहले इसके अंकों को जोड़ लेंगे, जोड़ ले, 5 1 6 6 6 12 12 7 19, 12 7 19, 19 में क्या करेंगे? 9 से भाग करेंगे, 9 से भाग करने पे क्या मिलेगा? 1। इसका डिजिटल सम क्या आएगा?
1 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो डिजिटल सम ऐसे निकालते हैं, बस जो 9 से एक्स्ट्रा होता है वही होता है डिजिटल सम। जैसे कोई भी संख्या लिखी हो उसका पूछे डिजिटल सम बताइए, सीधा सीधा क्या करना, 9 से भाग करना, जो 9 से ज्यादा होगा वही डिजिटल सम कहलाता है। वैसे इसमें देखो, लेकिन ये तब तक जोड़ते हैं, ये तब तक ऐसे नियम करते हैं जब तक उसके अंकों का योग एक अंक में नहीं आ जाता। जैसे इसको हम जोड़ने चलेंगे तो 5 5 10 2 12, 12 में फिर जोड़ देंगे हम, 2 1 क्या मिलेगा 3, यानी इसका डिजिटल सम क्या मिलेगा 3 मिलेगा, 12 नहीं मिलेगा 3 मिलेगा। इसको जोड़ो, 6 5 11, 11 2 13, 13 में अंकों को जोड़ो, 3 1 4 मिलेगा। इसका 7 5 12 2 14, 14 को फिर जोड़ो, 4 क्या मिलेगा 5। यानी अब मेरा जो 255 था क्या बन गया 3 बन गया, 256 था 4 बन गया, 257 क्या बन गया 5 बन गया। अब इसको क्या करेंगे, इसी नियम पे यहाँ रख देते हैं। चले रखे, जब इसको रखेंगे तो देखो इसका मान क्या आएगा, यहाँ पे एक्स क्यूब है ना, एक्स क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ देखो एक्स क्यूब मतलब क्या हो जाएगा 3 का क्यूब, प्लस वाई क्यूब का मतलब हो गया 4 का क्यूब, प्लस 5 क्यूब, माइनस 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। अब जरा इसको निकालो जरा, 3 का क्यूब अरे 27 हो गया, प्लस 4 का क्यूब 64 हो गया, 5 क्यूब 125 हो गया, माइनस क्या हो जाएगा 5 चुके 20, 20 3 60, 60 3 180। जरा इसको सॉल्व कर लो क्या आ जाएगा, इसको जोड़ो भाई क्या आएगा। इसको एक काम करो, ये 7 दोनों डिजिटल सम क्या हो गया 7 2 9 हो गया, चाहे तो आप 9 लिखो नहीं तो 0 मान लो, कोई दिक्कत नहीं। 6 4 क्या हो गया, सॉरी इसको 10 नहीं पूरा जोड़ लो, पहले जोड़ लो तो फिर देखते हैं। इसको पूरा जोड़ कितना आएगा, 5 4 9 7, 5 4 9 7 16 6, 1 बचा 2 1 3 3 6 9 9 2 11, 1 बचा 1 1 2, 216 में 180 घटा देते हैं, कितना आएगा भैया, कितना आएगा 36। और 36 को फिर डिजिटल सम में बदल लेते हैं, 36 को डिजिटल सम बदल लें, जोड़ लो इसको, क्या आएगा 6 3 9, 9 को हम क्या मानते हैं 0, 9 को क्या मानते हैं 0। जब देखिए हमने यहाँ पे डिजिटल सम का नियम लगाया, इस पूरे का मान क्या आ गया डिजिटल सम में, डिजिटल सम में क्या मान आएगा 0 आएगा, 0 यानी 9 आएगा ना, तो वही ऑप्शन सही होगा जिसका डिजिटल सम 9 या 0 होगा। जब ये सवाल में ये पूछा है तो जब इसका मान पूछा है तो इसके मान वही आएगा जिसका डिजिटल सम 9 या 0 हो जाएगा। किसमें डिजिटल सम 9 या 0 हो रहा, देखो इसको जोड़ ले, 8 7, अरे 8 7 8 1 9 खत्म, 7 3 10, 10 में डिजिटल सम क्या मिलेगा 1 मिलेगा, 7 6 13 13 13 8 8 3 21 21 22, इसमें डिजिटल सम क्या मिलेगा 4 मिलेगा। इसको जरा निकालो, 9 9 तो 9 खत्म हो गया, 8 1 9 खत्म हो गया, क्या डिजिटल सम मिला 4 मिला। इसमें देखो 4 3 7 7 2 क्या मिलेगा 9, 9 यानी 0, आंसर क्या हो जाएगा आपका 2304। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी 2304। इसको लगा लीजिए, डिजिटल सम समझिए क्या करें, इसको जोड़ ले, क्या इसको क्या करें हम जोड़ ले, हाँ जोड़ ली, लगा लीजिएगा ठीक। बाद में अगर आपको मुझे दिखाना होगा दिखा देगा, बता देंगे सही लगाए नहीं लगाए, ठीक है ना। चलो अगर आप लगाए कोई नियम तो मुझे दिखा दिया करिए हो सके तो, है ना, क्योंकि पता नहीं कौन सा नियम लगा के बैठे हो। चलिए देखिए, तो डिजिटल सम समझ में आया कि नहीं आया, 2 4 सवाल मिलेंगे भी करेंगे तो और बढ़िया समझ में आ जाएगा। डिजिटल सम में बस इतना ध्यान देना, 9 से भाग करना, जो 9 से एक्स्ट्रा होगा वही उसका डिजिटल सम हो जाएगा, ठीक है ना। तो डिजिटल सम हमेशा 0 या 9 होता है। चलिए आगे देखिए, वरना इसको अभी क्यूब करने जाएंगे तो क्यूब करने में बहुत टाइम लग जाएगा, आपके पेपर खत्म हो जाएगा लेकिन आपके सवाल नहीं खत्म होंगे। आगे चले, इसमें बच्चा समझना है, लिखना नहीं, समझना है बस। मेन काम क्या है डिजिटल सम का, इसको समझना है, बाकी तो कुछ है नहीं। चलिए देखिए, अब इसमें सवाल और लाएंगे, परेशान ना होइए, ठीक है ना। आगे देखिए क्या करें, स्क्वायर में सब में लगेगा, चाहे दुनिया के चाहे जो सवाल हो, अगर डिजिटल सम लग रहा है तो डिजिटल सम लगेगा। डिजिटल सम नियम लगा रहे हो, देखो अभी बता रहे, देखिए आगे। अब देखो अगला प्रश्न है, देखो ये, अब इसको देखो बच्चा, ये वाला है ना, इसको देखो, इसको अगर गुणा करने जाएंगे तो क्या गुणा कर पाएंगे,
गुणा करिए, कर लेंगे, बस ये थोड़ा सा टाइम खराब होगा, तो ये इतना होगा ना। इसके लिए नियम क्या लगाओगे? डिजिटल सम। इसके लिए नियम क्या लगना है? डिजिटल सम। इसमें देखो बीच में कौन सा चिन्ह दिख रहा है? गुणा, गुणा दिख रहा है ना। ये बताओ इसका डिजिटल सम क्या होगा? 9 या 0? अगर 0 का कोई भी डिजिटल सम आया होगा, इसको हम निकाल ही नहीं रहे हैं, इसका कोई भी डिजिटल सम आया होगा, तो अगर उसका 0 में गुणा करेंगे तो डिजिटल सम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। तो आपको वही ऑप्शन ढूंढना है जिसका डिजिटल सम 9 या 0 हो। बस कौन सा सही होगा? देखो ये 9 9 9 9 सब खत्म हो गया, ये खत्म, 6 3 9 यानी डिजिटल सम क्या आ गया? 0। इसमें देखो 9 9 9 तो है ही ना। ये देखो 8 3 11 11 6 17, 17 का डिजिटल सम क्या 0 आता है क्या? 9 के पहाड़े का आता है ना। तो ये हो नहीं सकता। ये क्या हो सकता है क्या? देखो सब तो ठीक ठाक था, बीच में 8 आ गया, इसीलिए गड़बड़ कर दिया। यहाँ पे 6 3 क्या हो गया? 9 था। इससे डिजिटल सम क्या आएगा? 8 आएगा। क्या आएगा? 8 है, क्योंकि इसमें 8 एक्स्ट्रा मिल गया ना। डिजिटल सम के लिए क्या चाहिए? 9 या 0 चाहिए। इसमें देखो 6 2 8 ही हो पा रहा, 9 नहीं हो पा रहा, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। हुआ कौन? पहला ऑप्शन, जिसमें डिजिटल सम क्या आएगा? 0 या फिर 9। इसका सबसे बढ़िया तरीका होता है डिजिटल सम से लगाइए, नियम खत्म। समझ में आया ये? अरे बताओ भाई, आगे चले? अभी और लगाने चलेंगे गुणा करने के। गुणा करने के बाद तो ये आ तो जाएगा, लेकिन बहुत टाइम आपका बेकार हो जाएगा। ठीक है ना? अगला प्रश्न चले बड़े भाई। चलो, इसमें कि सवाल चिंता ना करो, हम सवालें करा देंगे ढेर सारी। आगे देखिए भाई, चलो अगला प्रश्न देखो भैया। देखो, एक व्यक्ति एक मेज 20% लाभ पर बेचता है, उसने इसे 10% कम मूल्य पर खरीदा होता, यही ना? उसने इसे 10% कम मूल्य पर खरीदा होता तथा 105 रुपए अधिक, 105 रुपए में है ये, बाकी सब प्रतिशत में है, 105 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 35% का लाभ हुआ होता। तो मेज का क्रय मूल्य बताइए, मेज का क्रय मूल्य बताइए, लाभ हानि का सवाल है। ठीक है ना? चलो देखो क्या आ रहा है भाई। लाभ हानि पढ़े हैं तो लाभ हानि में ये सवाल पक्का पढ़ाई गई है, तो बस आपको लगाना है कितना आंसर आएगा। आ गया भाई? चलो देखिए, चलो देखो भाई, ऐसे प्रश्नों के लिए सबसे बढ़िया देखो, पहले क्या तरीका था पहले समझिए, अब इसको लगाते हैं, इसको पे ध्यान दीजिए, है ना? अब लिखने पे ध्यान दीजिए। एक व्यक्ति एक मेज 20% लाभ पर बेचता है, यानी पहले समझो, एक होता कास्ट प्राइस, कास्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, फिर होता विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस यानी एसपी होता है। क्या क्लियर है ना? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। जब कभी ऐसा प्रश्न मिल जाए, बस एक तरीका सीखो, इसमें क्या करो, क्रय मूल्य को आप मान लो हमेशा 100x, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 100x। बेच कैसे रहे थे? 20% लाभ पर, 20% लाभ पर बेचेंगे तो 120 एक्स में बेचोगे कि नहीं बेचोगे? यही बेचोगे ना। इसमें बहुत सारी सवालें आती, बहुत तरीके से आती, सब में एक ही नियम में फिट हो जाएगा, बस आप समझना है। बस पहले क्या था, 20% लाभ पर बेचते थे, यानी उसका आपने क्रय मूल्य मान लिया 100x, 20% लाभ ले रहे थे, 120 एक्स में बेच रहे थे, ये तो अभी तक सिस्टम चल रहा था। फिर क्या हुआ, उसने उसे क्या किया, आपने उसे 10% कम मूल्य पर खरीदा। अच्छा बताइए, 10% कम में खरीदोगे तो कितना में खरीदोगे? 90x में खरीदोगे, यही खरीदोगे ना। 10% कम में खरीदे यानी 90x में खरीदे, और 105 रुपए अधिक में बेचे। ये 105% नहीं है, ये क्या है? ये रुपया है। तो ये जो था हमने रुपया माना है, क्योंकि विक्रय क्या है? ये मूल्य है। ये क्या है? ये सेलिंग प्राइस है ना, विक्रय मूल्य। यानी अभी तक बेच रहे थे 120 एक्स में, अब 105 रुपए ज्यादा है, तो 105 रुपए क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समझ में आया ना? इसमें होता क्या है, कभी कभी कम में भी बेचता है, ठीक है ना? कम में बेचता, क्या करेंगे हम? घटा देंगे। इसमें 3 4 टाइप बनता है, सब पे ये नियम लागू होता है। बस आपको एक सवाल समझनी है। क्रय मूल्य मानेंगे 100x, 20% लाभ 120x हो गया, जितने में खरीदे यहाँ पे लिखो, 10% कम में खरीदे तो 90x हो जाएगा। इसमें भी कह सकते लाभ एक्स्ट्रा में खरीदता तो 110 कर देते हम, लेकिन कम में खरीदा तो 90x करो।
105 रुपए अधिक में बेचा तो क्या हुआ, 35% का लाभ हुआ। लाभ किस पर होता है, क्रय मूल्य क्या है अभी 90x पे 35% लाभ हो गया तो 135% मिला होगा, 135% मिला तो किसके बराबर, विक्रय मूल्य के बराबर। बस सही को सॉल्व करना है बस। चले काटे इसको, देखो 0 से 0 खत्म हो गया। अभी 5 से काट दो, 5 दूनी 10 हो गया, 5 से काट दे 5 दूनी 10 और 5 सते 35। अभी गुणा कर ली, चलो गुणा कर दे भैया, या इसको और कहिए छोटा कर दे। छोटा करने का तरीका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, और छोटा कर दे, इसको काट दे 3 तिहाई 9, तो यहाँ भी काटना पड़ेगा 3 चौके 12 जीरो, लेकिन यहाँ भी काटना पड़ेगा 3 तिहाई 9 3 पचे 15। अगर बीच में प्लस लगा है, यदि हम काट रहे हैं तो सबको काटना पड़ेगा, ये ध्यान दीजिए कैलकुलेशन का ही नियम होता है, थोड़ा छोटा हो जाता है बस ना। अभी और कटे तो काटे, नहीं कटे तो छोड़िए, कटेगा नहीं कटे, गुणा करो 27 तिहाई 81x बराबर 2 का जाके दोनों में गुणा हुआ तो 40 दूनी 80x हो गया, 2 का जाके 35 में गुणा हुआ 35 दूनी 70 हो गया। क्या क्लियर है ना, 80 इधर आके घटेगा 81 में तो क्या बचेगा, x का मान 70 हो जाएगा। x क्या कोई मूल्य था, नहीं था, तो मूल्य हमने क्या माना था 100x, मूल्य क्या माना था हमने 100x, 100 का 70 में गुणा हो जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा 7000। क्या पूछा है इसमें, क्या पूछा, तो मेज का क्रय मूल्य, बस यही पूछ रखा था आपसे, कास्ट प्राइस क्या था, तो कास्ट प्राइस निकल गया हमारा 7000 रुपए, ऑप्शन नंबर ए। क्या ठीक है ना। ऐसे सवाल के लिए इसमें बहुत तरीका देता है, बस एक तरीका ये सीखो, सब पे फिट हो जाता है इसमें, है ना, यही एक तरीका 100x मानो, बस इसमें 2-3 टाइप देता है, सब लग जाएगा इसी पे। चले आगे देखें, इसमें यदि कहीं ना समझ में आ रहा हो तो बताइएगा, है कोई ऐसा जिसको ना समझ में आ रहा हो। ये दिमाग में रखा करिए, लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है और छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो क्रय मूल्य पर लाभ लेके अगर बेचते हैं उस सवालों में आता है तो अंकित मूल्य पर छूट के बराबर भी हो जाता है ना। ये क्या था, क्रय और विक्रय की बात चल रहा है, तो क्रय विक्रय में ही चलेंगे। चलिए आगे देखें, अगला प्रश्न, चलो देखो भाई मिटा देना, आगे बढ़ो। अगला प्रश्न भैया देखो, एक गोले की त्रिज्या में 10% की कमी की जाती है, 10% की कमी की जाती है, तो गोले के आयतन में कितने % की कमी होगी, तो गोले के आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। आ गया, चलो गुरु, देखिए भाई, अच्छा ये बताओ, चलो देखो क्या कम किया गया, गोले में त्रिज्या, गोले में त्रिज्या, और पूछा क्या आयतन में कितने % की कमी होगी। तो ये बताओ गोले का आयतन क्या होता है, गोले में त्रिज्या कितनी बार होती, पहले ये बताइए। गोले में, तो गोले का आयतन पहले पता होना चाहिए, तो गोले का आयतन क्या होता है भैया, गोले का आयतन, हाँ क्या होता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 4/3 क्या होता है, पाई आर क्यूब। बताए थे गोले कोई भी चीज होती है, गोले में सिर्फ त्रिज्या होती है बस, उसमें ऊंचाई नहीं होती ना लंबाई चौड़ाई, सिर्फ क्या होती है, त्रिज्या होती है। त्रिज्या को कम कर देना है तो आयतन में कितने % कमी होगी यही बताना है ना। इसके लिए लगाने का तरीका बहुत सारा है, एक काम करो आप, इसका मान लीजिए कोई आयतन रहा होगा, पहले आप आयतन मान लीजिए, इसका आयतन रहा होगा 100 घन सेंटीमीटर, इसका आयतन क्या रहा होगा 100 घन सेंटीमीटर या 100 रहा होगा। अब क्या हुआ है, सबसे बढ़िया तरीका इसमें यही है, जो आयतन था 100
उसमें क्या हुआ है, त्रिज्या को कम करना है। त्रिज्या क्या करना है, कम करना, क्योंकि त्रिज्या कम होगी तो आयतन भी कम हो जाएगा, सीधी सी बात है। क्योंकि आयतन में त्रिज्या कितनी बार होती, 3 बार, तो त्रिज्या में कितनी बार कम होगी, 3 बार। एक बार कम करेंगे 10%, 10% कम करेंगे कितना बचेगा, 90 बचेगा। फिर दूसरी बार 10 कम करोगे कितना बचेगा, फिर 90 बचेगा। फिर दूसरी बार कम, तीसरी बार कम करोगे तो फिर क्या बचेगा, 90 बचेगा। अब ये 80 नहीं करना बच्चा, ये क्या करना, हर बार 10-10 कम होता जाएगा। जो भी बचेगा उसका फिर 10% कम होगा, जो भी बचेगा उसका फिर 10% कम होता है। अगर ये नहीं समझा, जैसे कुछ लोग नहीं हो सकता ना समझा रहा हो, होता क्या है, जो भी आयतन रहेगा वो हमेशा 10% कम होता है। कितनी बार कम होना है, तो 3 बार। 3 बार 90 90 90 कर दो, खत्म, है ना। 80 करके 70 नहीं कर दीजिएगा। जब आपने 80 कर दिया तो खुद ही घटा दिया भाई एक्स्ट्रा। आपने क्या किया, एक बार कम हुआ 10%, जो बचा था उसमें फिर 10% कम हो गया, फिर जो बचा था उसमें फिर 10% कम हो गया। तो टोटल देखो मेरा 100 आयतन था ना, अब मेरे पास क्या आयतन बचा, देखो जरा, कितना जीरो भाई, कितना जीरो नीचे, 6 जीरो, ऊपर 5 जीरो है ना, तो ऊपर का 5 जीरो नीचे के 6 जीरो से कटेगा नहीं, एक जीरो भी छूट गया, कोई बात नहीं। अब 9 का क्यूब हो जाएगा, 9 को गुणा करो, 9 का क्यूब क्या होता है, 9 क्यूब 729। 729 में 10 से भाग, यानी 72 क्या हो जाएगा, 9। पहले आयतन कितना था, पहले आयतन कितना था, 100, अब कितना हो गया, 72.9। कितना कम हो गया, कितना कम हो गया, 100 में से 72.9 घटा दो, कितना कम हुआ, कितना, 27.1, 27.1, ऑप्शन नंबर बी, 27.1 कम हो गया, बस यही हो गया। सबसे बढ़िया तरीका यही है, आप ये देखा करो उसमें वो चीज कितनी बार है। जैसे इसमें त्रिज्या कम हुई, त्रिज्या कम हो रही 10%, तो इसमें पूछा है आयतन, आयतन पूछा है, तो आयतन में देखो त्रिज्या कितनी बार होती है, जितनी बार होगा उतनी बार वो घट जाएगा, बस, ठीक है ना। क्या करें, हाँ, प्रतिशत परिवर्तन पे लगा देते हैं, चलो ये लग गई ना, ये समझ में आया कि नहीं आया। आप क्या करोगे, आप कोई आयतन ही मान लोगे, आप सबसे बढ़िया आयतन मानिए। सबसे बढ़िया तरीका होता है आप इसको 100 मानो, क्योंकि प्रतिशत में कोई चीज चलती रहती है तो उसको 100 मानना ही बढ़िया होता है ना। क्योंकि 100 से जो चीज ज्यादा होती है 100 में जुड़ जाता है, 100 से जो घट कम होती घट जाता है। देखिए आगे, ये लग गई होगी। इसको कह रहे प्रतिशत परिवर्तन मानने। प्रतिशत परिवर्तन से देखो, अगर प्रतिशत परिवर्तन से हम इसको लगाना चाहें तो प्रतिशत परिवर्तन से भी आ जाएगी। तो प्रतिशत परिवर्तन का फार्मूला क्या होता है, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे में क्या होता है, 100। ये ऐसा फार्मूला है, ये हर बहुत जगह फिट होता है, इसलिए इसको मास्टर फार्मूला भी बोलते हैं ना, बहुत जगह फिट होता है। इसमें देखो क्या कम करना है, त्रिज्या कितना कम करना है बच्चा, 10% कम करना। तो ये बताओ आयतन में, आयतन में त्रिज्या कितनी बार अभी हम लोग पढ़ा थे, आयतन पढ़े त्रिज्या कितनी बार, 3 बार पढ़े थे, आर क्यूब है ना। इसका मतलब मुझे 10 कम करना तो है, लेकिन कितनी बार, कितनी बार, 3 बार। तो पहले इन दोनों को तुलना करो, पहले इन दोनों, क्योंकि ये 3 लोगों का फार्मूला, ये 2 ये लोगों का फार्मूला होता है। तो पहले 2 लोगों को निपटाओ, 2 में निपटाए इसको, पहले -10 फिर -10, इन दोनों को पहले भी घटा दूसरा भी घटा, फिर माइनस माइनस गुणा क्या होता है बच्चा, प्लस होता है। फिर क्या हो जाएगा, 10 गुणे 10 बटे में 100 हो जाता है। ये 0 से 0 खत्म हो गए, 10 10 माइनस 20, और प्लस में 1 हो गया, माइनस क्या आ जाएगा, 19। इसका मतलब देखो इन दोनों से मुझे असर क्या पड़ा, इन दोनों से असर पड़ा मुझे 19% कमी का, यही ना। अब क्या करना है, इसी 19 को क्या करेंगे, इसके साथ निकाल दीजिए, बस फिर से यही फार्मूला, फिर से यही फार्मूला। तो यहाँ पे रखेंगे आप -19, फिर ये वाला रखेंगे माइनस में 10, तो माइनस माइनस से गुणा होके यहाँ रखते हैं ना, यहाँ पे चिन्हों का गुणा हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 19 गुणे 10 बटे में क्या हो गया भैया, 100 हो गया। 19 10 क्या हो जाएगा, 29, 19 10 क्या हो जाएगा, 29 माइनस में और यहाँ प्लस में, देखो 0 0 खत्म, 19 में 10 से भाग 1.9। अब जरा 29 माइनस में और प्लस में 1.9 घट जाएगा, ये बताओ 29 में 1.9 घटा के 2 तो पूरा पूरा घटा दो, 29 में 2 घटाओगे 27 आएगा। अभी 0.1 इसमें हमने छोड़ा था, तो आ गया माइनस में 27.1,
1, आपका आंसर हो गया 27.1%, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। या तो प्रतिशत परिवर्तन लगा के कर लीजिए या फिर 100 मान लीजिए। 100 मानने से यह आसान हो जाएगा कि वहां पे बस एक लाइन उत्तर आ जाएगा, आपको गुणा करना रहेगा बस, है ना। चले देखें, लेकिन कुछ सवालों में ये भी नियम परफेक्ट होता है ना। जैसे भी आपसे पॉइंट में पूछ ले, आपसे पूछ ले 3.2 का मान, 3.2 3.2 ऐसा कुछ कर देता, तब तो उसमें 3.2 100 से घटा के गुणा करना होता, पहाड़ हो जाता ना। तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या होता, फिर ये होता। आपको ये ढूंढना है कम टाइम में किस नियम से सवाल लग सकती है मेरी, ठीक है ना। दोनों परफेक्ट है, बस ये कि दोनों के इस्तेमाल बस अपने हिसाब से करिएगा, जहां पे जो सही लगे, टाइम आपका बचा दे। आगे देखिए, इस नियम से भी लगा सकते हैं। ये फार्मूला याद रखिए, ये बहुत जगह काम देता है बच्चा, ये बहुत जगह काम देता है, इसलिए इसको मास्टर फार्मूला बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न, अगला देखो भाई। हाँ, रमेश को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% कितना चाहिए, 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किया, 9 अंकों से फेल हो गया, अनुत्तीर्ण रहा। तो परीक्षा का अधिकतम अंक बताइए। अधिकतम अंक यानी पूर्णांक होता है। अधिकतम अंक क्या होता है, पूर्णांक होता है, यही ना। क्योंकि पूर्णांक से ज्यादा अंक तो पा नहीं सकते, पूर्णांक से ज्यादा। परीक्षा कैसे लिखते हैं बताओ, परीक्षा कैसे लिखते हैं। हिंदी लिखना भी नहीं आ रहा। एक चीज और समझो, आप सोच रहे हो चलो यहाँ हमने हल्के में गलती कर दी ना, यही गलती आपके दिमाग में बैठी रहेगी, आप अच्छी जगह भी यही गलती करके चले आओगे, है ना। तो जो अच्छा होता वो हर जगह अच्छा ही साबित होगा। चलिए, अभी सोचो कि हम खूब बढ़िया ना लिखें, एकदम बढ़िया से रफ कॉपी की तरह लिखें, राइटिंग अपनी रफ कॉपी बना लो। और जब पेपर में सोचोगे पेपर में अच्छा लिखेंगे, जब जिंदगी भर यही करके जाओगे तो पेपर में अच्छी राइटिंग बनेगी नहीं बनेगी। इसलिए राइटिंग भी ना खराब करोगे। यदि आप पढ़ रहे हैं तो राइटिंग का भी महत्व है, ठीक है ना। और इतिहास गवाह है कि जो खूब बढ़िया पढ़ने में होता है उसकी राइटिंग नहीं बनती है। मतलब ऐसा देखा जाता है ज्यादातर केसेस में, जो पढ़ने में बहुत सही है उसकी राइटिंग कभी जल्दी बनती ही नहीं, वो राइटिंग में ध्यान ही नहीं देता है ना। चलो देखो, अब जानबूझ के राइटिंग मत खराब कर देना कि हमको तेज समझे लोग। ऐसा होता है। अच्छा, डॉक्टर की राइटिंग समझ में आती है, नहीं समझ में आती। क्या पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा तो है ना। वो जानबूझ के लिखते हैं, वहां से इच्छा से मतलब नहीं, वो जानबूझ के लिखते हैं ताकि मेरी जो लिखी दवाई है सिर्फ मेरा ही केमिस्ट समझे, सिर्फ मेरा केमिस्ट, मतलब जो दवा देता, और कोई केमिस्ट। देखो आप डॉक्टर के पर्चा अस्पताल में जाते होगे ना, दवा लेते हैं, पता चला अगर उसके यहाँ सोचो अपने घर पे ले आ लो, तो घर पे दवा डॉक्टर पढ़ नहीं पाएगा, पता नहीं क्या लिखे हैं। ऐसा सार्कल लिखते हैं, डॉक्टर के नियम ही होता है ताकि लो दवा तो सिर्फ मेरे केमिस्ट से, वो ऐसा लिखेंगे, उसको बताए रहेंगे हम यही लिखे बाटे। बस ये सब बिजनेस का एक तरीका है। नहीं तो आप दूसरे जगह ना, सबके रिश्तेदार डॉक्टर हैं, शायद सबके रिश्तेदार कोई न कोई डॉक्टर ही होगा, है ना। तो आप उनसे दवा ले लोगे, इसलिए वो भी अपना दिमाग लगाते हैं, आपसे तेज रहते हैं। चलो भैया इसमें बताओ, इसमें बताओ क्या आएगा। अच्छा देखो, ये प्रश्न आसान सा है, देखे कितना नंबर, कितना परसेंट पाने पर पास होना है, 36 पाने पर पास होगा। कितना कोई पाया, रमेश 24 पाए। कई परसेंट से फेल, कई परसेंट से फेल। देखो 36 पाना था, 24 पाया, 36 पाना था 24 पाया, कितना कम पाया, 12%। तो 12% कम पाया यानी 12% से फेल हो गया ना। तो 12% से फेल, और कितने नंबर से फेल, 9 नंबर, यानी 12% ही बराबर किसके, 9 के। बस सही हो गया। अच्छा ही बताओ हम किसका परसेंट पाते हैं, जैसे कोई 60%, 50, 40, 30 किसका पाते हैं, पूर्णांक का पाते हैं, यही ना। तो पूर्णांक का, किसका,
पूर्णांक का 12% ही बराबर किसके हो गया? 9 के। सरल करो भैया, 4 तिहाई 12, 4 25 100, 3 तिहाई 9, 25 का 3 में गुणा हो गया। परीक्षा कितने की थी बच्चा? 75 अंकों की परीक्षा थी। बस परीक्षा का अधिकतम अंक बताना था तो 75। कोई दिक्कत? ये सब आसान प्रश्न है, ये सब एकदम आसान प्रश्न है। आसान सी बात कहा है, 36% पाना था, 24 कोई पा गया तो सीधी सी बात 12% उसका कम हुआ, 12% से फेल। और कहा है 9 अंकों से फेल, तो 12% बराबर किसके? 9 के। और हम पेपर में पाते हैं किसका? पूर्णांक का। आगे देखें अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है प्रथम 3 के प्रथम 99 गुणजों का औसत बताना है। 3 के प्रथम 99 गुणजों का औसत। गुणज मीन्स जानते हैं? गुणज मीन्स क्या होता है? पहाड़ा होता है। गुणज मीन्स क्या होता है बच्चा? पहाड़ा। गुणज मीन्स गुणा। गुणज मीन्स क्या होता है? पहाड़ा, टेबल जो बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। पहाड़ा यानी क्या बोलते हैं हम लोग? टेबल बोलते हैं, यही ना। किसका पहाड़ा चाहिए भैया? 3 का। पहले लिख लें, देखो क्या करें, 3 के कितने गुणज चाहिए? 99 गुणज। जैसे आपको चाहिए 3 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा कहां तक पढ़िए? 99 बार तक। तो ये बताओ 3 का प्रथम गुणज क्या होता है? 3 एकम 3। और 3 का 99वां गुणज क्या होता है? तो 3 का 99 गुणा कर दो, यही तो होगा ना। तो ये बताओ 3 का प्रथम गुणज क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और 3 का 99वां गुणज क्या हो जाएगा? 9 तिया 27, 9 तिया 27, 2 29, 297। क्लियर है ना। तो औसत का एक नियम बताया है मैंने। औसत का नियम बताया, जब कोई संख्याएं क्रमिक रूप से लिखी गई हो तो उनका औसत क्या होता है? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2। प्रथम प्लस अंतिम बटे में 2। तो प्रथम मिल गई, अंतिम मिल गई, बटे में क्या कर देना है? 2। तो एवरेज आपका निकल जाएगा, औसत आपका निकल जाएगा। जब कभी संख्याएं क्रमिक रूप से घटे, बढ़े या घटे, ठीक है ना, क्रमिक रूप से घटे या बढ़े, तो क्या हो जाएगा? जैसे 3 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा कैसे लिखते हैं? 3 6 9 12। देखो क्रमिक से बढ़ रही ना, 3 3 सब में क्या बढ़ रहा है? 3 3 सब में बढ़ रहा है ना। जब संख्याएं क्रमिक से घटे या बढ़े तो आप क्या करो? पहली ले लो, अंतिम ले लो, जोड़ के क्या कर दो? आधा। आपका औसत निकल जाएगा। तो 3 और 257 में जोड़ ले 300। 300 में 2 से भाग, 150 आपका औसत हो गया। आपका औसत 150। ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? जब कभी क्रमिक से संख्याएं घटे या बढ़े, प्रथम प्लस अंतिम बटे में 2, आपका आंसर हो गया। आगे बढ़े अगला प्रश्न। चलो भैया, बातें नहीं बच्चा, बातें नहीं। मुझे पता रहता है कुछ लोगों को आती रहती सवालें, उनके लिए आसान होता है। अगर आपको आ रहा है तो जो आपको पड़ोस में बैठा हुआ हो सकता है उसको ना आ रही हो, तो उसको सीखने दीजिएगा। नहीं आप चिल्ला चिल्ला कर उसको कपड़े सर दर्द करिए। चले। हाँ, अगर अपने आप को आप तेज समझने की गलती कर दी तो आप वहीं से फेल है, समझ लीजिए। अभी अपने आप को कभी समझिए नहीं। टीचर भी हमेशा, मैंने बताया, टीचर भी जो होता है वो भी स्टूडेंट होता है, वो भी सीखता है, कोई भी टीचर होता है। यदि आप अपने आप को माहिर समझते हो तो आपसे बड़े बड़े माहिर यहाँ धरती पे मौजूद हैं। चलिए इसमें बताइए। 55 रुपए प्रति किलोग्राम और 70 रुपए प्रति किलोग्राम वाली दो वस्तुओं को किस रेशियो में, किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण 54 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से, मिश्रण 54 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 10% की हानि हो। 54 रुपये में बेच दें तो 10% क्या होना चाहिए? घाटा होना चाहिए। सीधी सी बात है। मिला कौन सा रहे हो? 55 वाला और 70 वाला। भाई 55 और 70 में खरीद के अगर आप 54 बेचोगे तो घाटा वैसे भी हो रहा है ना। तो एक काम करो, चले देखें। ये सवाल अभी पिछली क्लास में मैंने बताया था, एलिगेशन का सवाल, तो उसमें लाभ हो रहा था, उसमें लाभ था शायद, ऐसा कुछ था, है ना। 2-3 दिन पहले की क्लास में मैंने बताया था। चले देखें। देखो क्या करना भैया, 55 वाला मिलाना है, 70 वाला मिलाना, मिला के तैयार क्या करना है पहले ये बताइए हमको। मिला के तैयार क्या करना है? ये 55 आपकी लागत, 70 आपकी लागत, लेकिन ये 54 रुपए आपकी लागत नहीं, ये क्या है? विक्रय मूल्य है। क्या कहा गया? ये 54 रुपए में बेचा गया है ना, तो ये क्या है?
विक्रय मूल्य। ये बताइए 54 रुपए में बेचने पर हमको लाभ हुआ कि हानि हुई है? हानि हुई है ना। कितने की? 10%। हानि किस पर होती है? हानि किस पर होती है? क्रय मूल्य पर। तो हम ये पता कर लेते हैं इसका लागत क्या रहा होगा, यानी क्रय मूल्य यानी कास्ट प्राइस क्या रहा होगा। कास्ट प्राइस पर 10% हानि हुई होगी तो कास्ट प्राइस का 90% मिला होगा, और मिला कितना? 54 रुपए। समझ आ गई नहीं? हमने 54 में बेचा तो हमको 10% नुकसान हो गया, तो मेरी लागत क्या बन गया ये हम निकाल लेते हैं। 54 में बेचे थे तो नुकसान हो रहा है, तो हमारे इसमें लागत क्या है? तो लागत के लिए 10% नुकसान था क्रय मूल्य पर, हम इसको सरल करेंगे तो देखो काट देते हैं, कितना आ गया भैया? 60 रुपए। क्रय मूल्य हमारा क्या आ गया? 60 रुपए। यानी जो सामान हम 54 में बेच रहे हैं उसकी हमारी लागत ही 60 रुपए है। लागत ही क्या है? 60 रुपए है। अब ये बताओ, देखो मिलाएंगे कैसे? अब देखो इसमें लगाएंगे एलिगेशन। हमको मिलाना कैसा है? पहला मिलाना 55 रुपए वाला, दूसरा मिलाना है 70 रुपए वाला, और मिला के तैयार किसे करना है? 60 रुपए वाला। तैयार क्या करना है? 60 रुपए वाला। इसमें क्या लगेगा? एलिगेशन लगा दो। ये देखो 70 और 60 का अंतर क्या मिलेगा? 10 का। 60 और 55 का अंतर क्या मिलेगा? 5 का। अब इसको जब रेशियो में बदलेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 आ गया। इतना 2:1 आपका आंसर हो गया। यानी 2:1 के अनुपात में मिलाएंगे। ऑप्शन नंबर ए। 2:1 का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 2:1 का मतलब होता है कि पहला वाला हम 2 किलो लेंगे तो दूसरा वाला 1 किलो लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर आपको इसको और एक्सप्लेन में समझना हो तो काम क्या करो, अगर 55 वाला 2 किलो ले ले तो देखो ये बताओ, पहले समझ लो। 55 वाला 2 किलो ले लेंगे तो कितने का निकला? 110 रुपए का सामान हो गया। अगर हम 70 वाला 1 किलो ले लें तो कितने का हो गया भैया? 70 रुपए का। हम इसको जोड़ देते हैं, जोड़ दें कुल कितना पैसा हो गया? तो 180 रुपए। 180 रुपए में कितना किलो लिए हम? 180 रुपए में कितना किलो हो गया मेरा? 3 किलो। 3 से भाग कर दो तो 1 किलो की लागत पता चल गई कितनी आ गई? 60 रुपए। और यहाँ हमने क्या निकाला था? 1 किलो की लागत ही तो निकाली थी। हमारी लागत ही 60 रुपए आ रही। भाई दुकानदार जो पंसारी जो व्यवसायी करता है यही तो करता है ना। अगर कम कोई सस्ता खरीदा कोई महंगा खरीदा, मिला देता है तो मिलाने के बाद ये भी चेक करता है ना कि कितना हम मिलाएं, बराबर मिला रहा है कि कम ज्यादा मिला रहा है। ठीक है ना? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अगर बराबर मात्रा में मिलाता है तो उसका रेट दोनों के बीच में आता है। कैसे? जैसे मान लीजिए उसने 40 रुपए में खरीदा और 60 रुपए में खरीदा, दो तरीके से खरीदा। व्यवसायी यही करता है, अगर 40 में खरीदा 60 में खरीदा। अगर उसने क्या किया, एक बोरी ये वाला ले लिया, एक बोरी ये वाला ले लिया, मान लीजिए, तो उसका रेट क्या निकल के तैयार होगा? 60 और 40 इन दोनों के जस्ट तुरंत बीच में तैयार होगा। क्या होगा? 50। उसकी लागत क्या पड़ेगी? 50। क्योंकि अब वो ये वाला भी 50 में बेचेगा और ये वाला भी 50 में बेचेगा, तभी उसकी लागत क्या गई? 50। यदि वह 50 से ज्यादा बेचेगा तभी उसको क्या होगा? लाभ होगा, नहीं तो नुकसान होगा। तो वैसे इसमें भी, इसमें बराबर नहीं था, इसमें हमको निकालना था किस रेशो में मिला है। तो हमने क्या लिया? 2 किलो पहला वाला, 1 किलो दूसरा वाला। तो रेशो क्या निकला? 2:1 हो गया। ये लग गई सवाल? ज्यादातर चीजें प्रैक्टिकल है, बस आपको अभी अनुभव नहीं सब चीजों का। ठीक है ना? जो व्यवसायी व्यापार करता है, गांव गांव में आते नहीं खरीदने के लिए, जो भी खरीदने आते हैं, ये बताओ क्या वो पढ़ के गए? लाभ हानि उनको आता है क्या? कौन सा उनको आता? नहीं आता। बस वो लोग क्या करते हैं? प्रैक्टिकल करते हैं, वो सब सीख गए हैं करते करते। चलिए देखिए आगे बढ़े। व्यवसाय है ना, सब व्यवसायी है, उनको पता है क्या करना है, किस रेशो में मिलाना है। आप जो तेज वो निकाल के बैठे रहेंगे, है ना, उनका अनुभव हो जाता है उतना करते करते। आपसे तेज निकाल के बैठे रहेंगे। आप पेन कॉपी लोगे, मोबाइल लोगे ना, वो तब तक निकाल के बैठे रहते हैं। हाँ भाई इतना हवा है तो है ना। चले अगला प्रश्न लो भैया। ये लग गई ना? हाँ चलो भाई। जब कभी देखो इसमें, कभी इसमें क्या हो रहा था? हानि हो रही थी ना। अगर इसमें लाभ होगा, अगर इसमें लाभ होता तो हम क्या यहाँ लिखते? 110 लिखते। ठीक है ना? हाँ ये दिमाग में रखिएगा बस। चलो अगला प्रश्न। हाँ तो देखो इसमें किसी वस्तु के क्रय मूल्य से, किसी वस्तु के क्रय मूल्य से, और क्रय मूल्य से ऊपर कितने प्रतिशत उसको उसकी अंकित कीमत रखी जाए कि
ग्राहक को 5% की छूट देने के बाद दुकानदार को 33% का लाभ होना चाहिए। बढ़िया भैया। किसी वस्तु के क्रय मूल्य से ऊपर कितने परसेंट उसकी अंकित कीमत रखी जाए कि ग्राहक को 5% छूट देने के बाद दुकानदार को 33% का लाभ हो। आ गया? लिख लिए हो तो चले देखें। अच्छा ये बताओ, छूट किस पर देते हैं? अंकित मूल्य पर। लाभ किस पर लेते हैं बच्चा? क्रय मूल्य पर। छूट देते हैं अंकित मूल्य पर, लाभ लेते हैं क्रय मूल्य पर। एक लाइन की ये सवाल है, बस आपको मानना है। किसे मानना है? क्रय मूल्य को। आप क्रय मूल्य को मान लो क्या? 100 रुपए। क्रय मूल्य को क्या मान लो? मान लीजिए हमारा कास्ट प्राइस ही रहा होगा कितना? 100 रुपए। बस यही सवाल थी। अब देखिए इसमें लगाएं। चलो देखो भाई, अब समझ लीजिए, जब लगाने लगे हम तो आप मत लगाया करिए, अगर आ रहा तो लगा के बैठ जाकर, नहीं तो देखा करिए। क्रय मूल्य पर लाभ होता है ना, तो क्रय मूल्य पर कितना लाभ? 33% लाभ होगा, तो 133% बिका होगा सामान। और यही किसके बराबर होगा? अंकित मूल्य पर, यानी एमआरपी अंकित मूल्य पर 5% छूट के बराबर। 5% छूट देंगे, कितने में बेचेगा? 95%। बस यही तो करना था। क्रय मूल्य पर लाभ, अंकित मूल्य पर छूट, दोनों क्या होता है? बराबर होता है। दोनों क्या निकाल के देता है? विक्रय मूल्य निकाल के देता है। दोनों क्या निकाल देता है? विक्रय मूल्य तो निकलता है। क्रय मूल्य पर लाभ लेके बेचोगे तब भी विक्रय मूल्य निकलेगा, अंकित मूल्य पर छूट दोगे तब भी क्या निकलेगा? विक्रय मूल्य के। दोनों क्या हो गए आपस में? बराबर। बस यही एक लाइन के सवाल थी, खत्म। देखो 100 से 100 खत्म। 19 पंचे 95। 19 से कितनी बार में घटा? कितनी बार में? 7 बार में। 5 से काटे 7 दूनी 14, कितना आया? 140। ये बताओ खरीदे कितने में थे? खरीदे कितने में थे? 100 में। और लिखेंगे कितना? एमआरपी कितना आई? एमआरपी कितना आई? 140। कितना ज्यादा दिख रहा है? 40%। कितना ज्यादा दिख रहा है? तो 40% उत्तर हो गया। 40% ज्यादा दिख रहा है ना, बस आंसर हो गया। 100 मानने का यही फायदा होता है, सीधा सीधा दिखता रहता है। कम मिलेगा कि ज्यादा मिलेगा खुद ही दिख जाएगा। 100 से ज्यादा तो ज्यादा, कम तो कम। आगे बढ़े। आगे देखिए ना, अगले प्रश्न की हो भैया। चलो, एक दूध वाला दूध में पानी मिलाकर मिश्रण को 9 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचकर 20% लाभ कमाता है। फिर कह रहा है यदि 1 लीटर शुद्ध दूध का क्रय मूल्य 10 रुपया प्रति लीटर हो, तो बताइए कि मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो क्या है? दूध और पानी का अनुपात क्या है? पहले सवाल समझ रहे नहीं समझ रहे? अगर लिख लिए सवाल तो देखिए, समझिए। देखिए इधर, आप बताओ फिर हम बताते हैं कितना आएगा। थोड़ा बच्चा तेजी पकड़ो, है ना, थोड़ा तेजी, है ना, स्लो नहीं चली, थोड़ा तेजी। आ गया? आ गया? 4 बातें 3।
चलो देखिए, अब देखो भैया, है ना, अब हो गया टाइम आपका खत्म। इधर देखो, अच्छा बताओ इसमें सवाल सवाल समझ में आ रही कि नहीं आ रही? शुद्ध दूध की कीमत कितनी है? शुद्ध दूध की कीमत कितनी है? 10 रुपए पर लीटर। और बेच कैसे रहा है? 9 रुपये में। दूध वाले ऐसे करते हैं ना, गांव में खरीदेंगे 50 में, शहर बेचेंगे 40 में, यानी समझ लीजिए खूब भयंकर पानी मिला हुआ है। वैसे इसमें शुद्ध दूध की कीमत कितनी है? 10 रुपये पर लीटर। बेच रहा है 9 रुपये पर लीटर, फिर भी उसको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। तो ये बताओ, दूध वाला जब पानी मिला के बेचता है, चाहे सस्ता बेचे चाहे महंगा बेचे, तो ये बताओ उसमें लाभ क्या होता है पता है? लाभ वही पानी होता है। क्या होता है लाभ? पानी होता है। तो पानी जितना मिलेगा वही पानी उसी दूध के भाव बेच देता है, तो ये तो उसका लाभ होता है। तो ये बताओ, जो 9 रुपये पर लीटर की दर से बेच रहा है, इसमें 20% लाभ कमा रहा है। तो ये बताइए, 20% लाभ कमा रहा है, तो इसमें दूध कितना होगा हम ये देख लेते हैं। 9 रुपए में दूध कितना होगा ये देख लेते हैं, यानी 9 रुपए में कितने रुपए का दूध दे रहा है, हम ये देख लें भाई। 9 रुपए में कितना रुपए का दूध दे रहा, हम ये देख लेते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, क्या हम क्या करें? 9 रुपये में क्या कर रहा है? वो बेच रहा है। तो ये बताओ, जो उसमें दूध जा रहा होगा वही तुम्हारी लागत होगी, या वही हमारा क्या होगा? कास्ट प्राइस होगा। तो ये बताओ, हम 9 रुपए वाले जो दूध बेच रहे हैं उसमें मेरा दूध कितने का जा रहा है, हम ये निकाल लेते हैं। 20% लाभ कमा रहे हैं, तो हम कितना ले रहे हैं? कितना ले रहे हैं क्रय मूल्य पर? 120% ले रहे हैं। तो 120% बराबर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो उसमें हमारी लागत कितना हमारा दूध जा रहा है हम निकाल लेंगे। ये देखो, 0 0 खत्म, 3 चौके 12, 3 तिहाई 9। अभी गुणा करें इसको, देखो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 तिहाई 15/2, कितना आएगा? 15 का आधा 7.5। इसका मतलब 7.5 रुपए का हम क्या कर रहे हैं? उसमें दूध दे रहे हैं। बाकी जो जा रहा है वो मेरा क्या जा रहा है? पानी जा रहा है। क्या जा रहा है? मेरा पानी जा रहा है, यही ना। 7.5 रुपए का दूध दे रहे। ये बताओ, शुद्ध दूध की लागत कितनी है? 10 रुपए तो शुद्ध दूध की कीमत है, और 7.5 रुपए का हम उसमें दूध दे रहे हैं। तो रेशियो क्या निकला? 10 रुपए में 7.5 का दूध, तो बचा कितना? 2.5। इसका मतलब 2.5 के हिसाब से पानी जा रहा है। तो 2.5, 10 में क्या गया? 2.5 का पानी, तो 7.5 का दूध हो गया। आपका रेशियो निकल के आएगा 25 से कम 25, 25 या 75, 3:1 के अनुपात में। 3:1 के अनुपात में हम उसमें मिला के बेच रहे हैं। समझ में आया? फिर समझाएं। देखो, इसमें 9 रुपए में हमारा कितने का दूध जा रहा है? 9 रुपए में हम सिर्फ 7.5 रुपए का दूध दे रहे हैं। क्या करें? 7.5 रुपए का दूध दे रहे हैं, और शुद्ध दूध कितने का है? 10 रुपए। यानी 10 रुपए में 7.5 का दूध दे रहे हैं, तो मेरा पानी कितना? 10 में 7.5 घटा तो कितना बचा? 2.5। इसके बाद 10 में 7.5 का दूध जाएगा, तो 2.5 के हिसाब से पानी जाएगा। तो रेशियो हम 3:1 के अनुपात में मिला के बेचेंगे। 3:1। ऑप्शन नहीं है? अच्छा, ऑप्शन नहीं, इसलिए परेशान है। ये गलती हो गई होगी, यहाँ 3:1 होना चाहिए फिर, है ना? गलती हो गई होगी। अच्छा अच्छा, रुक जाओ रुक जाओ, ये यहाँ रहा होगा, हो सकता है ये रहा होगा, ये एक्स्ट्रा हो गया, हमको लग रहा है ये गलती से हो गया होगा टाइप। ये ना 3:1 ये गलती से आ गया होगा। रेशो क्या निकले? 3:1, ये सही है आंसर, परेशान नहीं हुई है। 3:1 ऑप्शन नहीं था तब भी कोई बात नहीं। चलो आगे चलो, इस सवाल में समझना था बस। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते, लग गई नहीं? चलो भैया, नहीं भी खत्म नहीं हो पाएगा। चलो अगला प्रश्न, अगले प्रश्न देखो, ये भी मिश्रण का ही प्रश्न है क्या? हाँ देखो, दिया 9% शर्करा वाले, शर्करा नहीं चीनी वाले, 9% शर्करा वाले घोल में से 1 लीटर पानी वाष्पीकृत हो गया। 1 लीटर पानी वाष्पीकृत हो गया, तो अब शेष घोल में शर्करा की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। तो अब शेष घोल में शर्करा की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए।
आ गया भाई, कितना है? हो गया भाई, चलो देखो, देखिए इधर, अब बस इधर देखो। अच्छा बताओ शर्करा कितना थी, कई परसेंट था? जितना घोल होगा उसमें 9% शर्करा होगी, ये तो पता है ना। तो ये बताओ घोल की कोई मात्रा मान लो, सबसे बढ़िया क्या मान लेते हैं? 100। मान लीजिए टोटल हमारे पास मात्रा थी 100 लीटर की। कितने की थी? 100 लीटर की। समझाने के लिए सब बोले, ठीक है ना। मात्रा कितने की थी? 100 लीटर की। शर्करा कितना भैया? शर्करा ने उसमें चीनी कितना था? 9 था। लीटर में नहीं चलेगा, किलो में चलेगा। तो 100 मान लो, 100 केजी रहा होगा, जो भी मान लो, केजी में मान लो, केजी में चलेगा। तो 9 केजी रहा होगा शर्करा। क्या क्लियर है ना? ये बताओ अगर 100 लीटर हमने मात्रा मान लिया है, 100 माना, उसमें 9 किलोग्राम चीनी, तो पानी कितना? पानी कितना? 91। कितना पानी भैया? 91। 91 केजी रहा होगा। ये बताओ अब क्या पानी, पानी 1 लीटर क्या हो गया? वाष्पित हो गया। 1 लीटर पानी वाष्पित हो गया। कितना लीटर? 1 लीटर। तो अब बचा कितना? मिश्रण कितना बचा? मिश्रण कितना बचा? 100 लीटर का मिश्रण था। मिश्रण में, अच्छा बताओ पानी वाष्पीकृत होने से क्या कम होगा? पानी की मात्रा और मिश्रण। या तो ये कहो पानी की मात्रा कम हो गई या फिर मिश्रण कम हो जाएगा। सीधी सी बात ही कम होगा ना। पानी भी कम हो जाएगा, पानी तो बचेगा अब 1 लीटर कम होकर 90 बचेगा। अब मिश्रण कितने का बचेगा? 99 का बचेगा। तो आपसे पूछा क्या? तो अब शेष घोल में शर्करा की प्रतिशत मात्रा बताइए। यानी अब जो मिश्रण हो जाएगा उसमें यदि 1 लीटर पानी कम हो जाएगा तो मिश्रण क्या बचेगा? 99। 99 में कितना आपका शर्करा है? 9 शर्करा है। 99 कितना शर्करा है? 9। तो यही प्रश्न बदल लीजिए, कूड़े में क्या लगाएंगे? 100। 9 11 99। 11 99, 9 से 1/11%। ऑप्शन नंबर नहीं है। हाँ, ऑप्शन नंबर नहीं है। क्या पूछा? और कुछ नहीं पूछा यार, और कुछ नहीं पूछा भाई। तो शेष घोल में शर्करा की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। हाँ? ये तो यार देना चाहिए था। अरे लगभग, लगभग में क्या सही करे? न, अब पहले क्या थी? पहले क्या थी? पहले भी तो 9 ही थी। लगभग में फिर 9 कर दें, गलत हो जाए, ऐसा नहीं होता। लगभग में कोई और उत्तर आता तो तुम देखते हैं। लगभग में पहले जितना था अभी उतना हो गया, तो गलत हो रहा है ना। चलो देखो कहाँ से हो रहा है गलती, देखते हैं। 9% शर्करा वाले घोल में से 1 लीटर पानी वाष्पीकृत हो जाता है। यानी हम पूरा मात्रा ने घोल को मान लेते हैं। घोल को मान लिए हम लोग, कितना? 100 केजी का था। 100 केजी में 9% क्या थी? शर्करा था। चलो बढ़िया, 9% शर्करा था। फिर क्या कहा? 1 लीटर पानी वाष्पीकृत, वाष्पित हो गया। तो 100 लीटर में पानी, मिश्रण था 100 का, 1 लीटर पानी गया तो 99 बचा मिश्रण। मिश्रण बचा क्या? 99। और कह रहा आप शेष घोल में शर्करा की प्रतिशत मात्रा बताइए। शर्करा जितना पहले थी उतना अभी भी है। पहले 100 में 9 थी, अब 99 में 9 है। तो 9 से काटे 11 बार में, 11 9 99, 9 से 1/11%। ये आपका सही है। ऑप्शन कहीं हो या ना हो, आपका आंसर 9 से 1/11%। ठीक है ना। अगर मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। हो सकता है देखो, इसमें ये भी हो सकता है सवाल में कहीं हो सकता गलती हो गई हो। हाँ देखो यार, ये 10 से बहुत दूर है बच्चा, 9 से तो ज्यादा है। लेकिन जैसे अगर हम 9.5 से ज्यादा होते हैं तब 10 करते हैं। अगर जैसे 9.5 से ज्यादा होते हैं, 9.5 6 ऐसा रहता, तब भी हम 10 कर देते, ठीक रहता। अगर आपको मान लीजिए ऑप्शन नहीं मिल रहा है, एक चीज समझो, अगर मान लो जिन ऐसे पेपर में सवाल मिल गया, ऑप्शन मिल गया, देखो इसमें तो 9 करने से हमको बचना चाहिए, क्योंकि 9 तो पहले ही था ना। अगर 1 लीटर खत्म कर दिए, अगर देखा जाए तो नजदीक तो ज्यादातर 9 के ही है। ये ज्यादा नजदीक इसके 9 के, तो 10 करना भी उचित नहीं होता है। ऐसे प्रश्न के लिए या तो कहीं इसमें सुधार की आवश्यकता है, इसमें सुधार करें। हो सकता है कुछ और सवाल मेरा, हो सकता है गलती से टाइप हुआ हो,
लेकिन अगर इस सवाल में ऐसे सवाल मिलेगी तो सेम आपका जो आंसर आ रहा है 9 से 1/11% होगा, ये सही, ठीक है ना। हो सकता है टाइप में कहीं गलती हो या ऑप्शन में कहीं गलती हो गई होगी, बनाने में, लिखने में, टाइप करने में, लेकिन ये सवाल 100% ये सही है, 9 से 1/11%। चलिए आगे देखें। अरे चलिए भैया, चलिए आगे। परेशान ना हो भैया, परेशान काहे हो रहे यार, परेशान होने को कौन कहा है? हाँ? चले इसमें बताना है। उस बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो कि 72 सेंटीमीटर लंबे तथा 56 सेंटीमीटर चौड़े आयत में बनाया जा सकता है। आ गया? इसमें क्या आता है, देखो इसमें क्या क्या आता है पहले समझिए। इसमें बहु टाइप आता है। एक तो पहला इसमें ये खुद ही दिया, आयत में क्या बनाना है, वृत्त बनाना है। दूसरा क्या आता है, वर्ग में वृत्त बनाना होता है। तीसरा आता है वृत्त के अंदर वर्ग बनाना होता है। वृत्त के अंदर आयत बनाना आता है ना। इसमें भी कई टाइप से आता है, लेकिन इसमें क्या करना है, देखो इसमें क्या दिया है, बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बताइए जो 72 से, यानी एक आयत है। भाई 72 है, 56 है, तो आयत ही तो होगा, क्योंकि जब लंबाई चौड़ाई अलग अलग हो गई तो आयत हो गया। मान लीजिए ऐसा कोई आयत रहा होगा, है ना, मान लीजिए आयत था, इसकी लंबाई कितनी है 72, इसकी चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई कितनी भैया 56 है। अब ये बताओ इसके अंदर क्या बनाना है, हाँ उस बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 72 सेंटीमीटर लंबे और 56 सेंटीमीटर चौड़े आयत में बनाया जा सके। इसके अंदर वृत्त बनाना है, तो ये बताओ जब हम वृत्त बनाएंगे तो क्या जो इसके अंदर वृत्त बनेगा, इसके अंदर जो वृत्त बनेगा, बड़ा से वृत्त बनाएंगे, जब बड़ा से बड़ा वृत्त बनाएंगे तो किस भुजा को टच करेगा वो, देखो किस भुजा को, इन दोनों को पहले टच कर जाएगा। क्यों, जैसे बनाने चलेंगे, जैसे बनाएंगे ऐसे गोला खींचेंगे, इसको ये पहले टच कर जाएगा, ये इधर उधर खाली रह जाएगा, एक तरफ तो खाली रहेगा ना। क्यों रहेगा, क्योंकि इसकी चौड़ाई, इसकी लंबाई 72 है, चौड़ाई क्या है 56 है, तो पहले चौड़ाई तक जाएगा। अगर इसको पूरा भरना है तो ये बाहर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। अगर इन दोनों को टच कराएंगे ऐसे तो क्या हो जाएगा, ये बाहर चला जाएगा ना। तो हमको उसके अंदर बड़े से बड़ा वृत्त बनाना है। एक कॉन्सेप्ट समझो, इसी में सब आधारित रहेगा, इन दोनों के, चाहे वृत्त चाहे वर्ग के अंदर बनाए चाहे, लेकिन अगर ये वर्ग होता, पहले अगर ये वर्ग होता तो वर्ग में क्या करता, ये चारों को टच करता है। क्या करता वर्ग में, वर्ग में चारों को टच करता, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है बराबर, तो चारों को टच कर जाता है, ठीक है ना। लेकिन आयत में बनेगा तो आयत में चौड़ाई वाले को पहले टच करेगा, चौड़ाई वाले को जाएगा नहीं, लंबाई को टच कर जाएगा। क्लियर है ना। अब देखो सवाल में क्या कहा है, चलो भैया सवाल में देखिए, ये बताओ ये आयत है और क्या है वृत्त, हमको चाहिए क्या, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है भैया, पाई आर स्क्वायर। हमको त्रिज्या चाहिए, तो ये खुद ही देखो दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक क्या है भैया 56, ये 56 है, ये 56 है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 56 ही तो होगा। ये 56 हो गया, यानी वृत्त का ये क्या है, व्यास है। वृत्त का क्या है, ये व्यास है। अगर ये व्यास पूरा 56 है तो आधी त्रिज्या होती है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 56 का आधा, क्या हो जाएगी 28। समझ में आएगी नहीं है, बस त्रिज्या पता चल गई, क्षेत्रफल निकाल लो, खत्म सवाल ही। त्रिज्या पता चल गई ना भाई। ये पूरा देखो यहाँ से यहाँ तक जो चौड़ाई थी, यही चौड़ाई इसका व्यास का काम करेगी, यही चौड़ाई क्या काम करेगी, इसके व्यास का काम करेगी। अगर ये 56 है तो ये 56 का आधी त्रिज्या हो जाएगी, क्या हो जाएगा 28। क्षेत्रफल आपसे चाहिए तो पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, त्रिज्या हो गई 28 गुणे 28, सल कर ले 7 से काटे 4 बार में, 22 चुके 88,
88 का आप 28 में गुणा कर लो, आ गया कितना 2464, 2464 आया है। चलिए 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका आंसर हो गया 2464, 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? अगर देखो, अगर ये वर्ग के अंदर बनता तो इसमें जो इसकी लंबाई चौड़ाई सेम रहती, तो वर्ग की जो भुजा होती वही वृत्त का व्यास कहलाती। ये ध्यान देना है बस। अगर वर्ग के अंदर बनेगा तो वर्ग की भुजा वृत्त का व्यास हो जाएगी, लेकिन आयत के अंदर बना है तो आयत की चौड़ाई वृत्त का व्यास कहलाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? अगला प्रश्न, आगे बढ़े भैया। चलो आगे देख, ये लग गई ना। अगला प्रश्न बढ़े आगे। आगे देखो, हाँ ये प्रश्न है, ये प्रश्न है आपको लगाना है। चलिए बताइए, घर पे लगाना है? कहने घर पे लगा के आएंगे सर? चलिए घर पे अगर आपको लगाना है तो घर पे लगा के आइए, बताइए। चलो देखो, आपको घर पे लगाना ना, हम आपको एक तरीका बता देते हैं, उसी तरीके से जाइए और घर पे लगा कर आइए, बस हम सॉल्व कर देते हैं आपको। ठीक है ना? सवाल लिख लिए ना? देखो ये सवाल तो है जो छूट होती है, जो छूट होती, जैसे पहले समझो, ये लग गई कि नहीं लग गई? नहीं लगी होगी। अब चलो पहले एक सवाल समझ लो फिर देखें। बताएं? लिख तो लिए होंगे ना, लिख रहे हैं तो। अच्छा बताओ, जैसे मान लीजिए अगर 20% छूट होती है, 10% छूट होती है, पहले बताओ, अगर 20% छूट होती है, 10% छूट होती, इसका हम लोग समतुल्य यानी एकल छूट निकालने चलते हैं तो हम क्या निकालते हैं? इसका भी बहुत तरीका होता है। एक फार्मूला होता है प्रतिशत परिवर्तन का, एक फार्मूला क्या होता है? प्रतिशत परिवर्तन का, उस पे लगा सकते हैं। नहीं तो आप 100 मान लेंगे, 100 मानेंगे तो 20 छूट तो 80 में बिका, 10 छूट तो 90 में बिका। यही आप कर लेते हैं कि नहीं कर लेते? आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, नहीं तो प्रतिशत परिवर्तन का फार्मूला बताएं उससे भी आप लगा सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए देखिए, इसके लिए ना तो ये तरीका बेटर है, बढ़िया है, ना तो तरीका, ये भी तरीका सही है, प्रतिशत परिवर्तन वाला भी तरीका सही है। बस ये कि आपको सही बटे में है, आपको ये समझना पड़ेगा बस। ठीक है ना? कर लेंगे? अरे प्रतिशत परिवर्तन से निकालेंगे, पहले इन दोनों को निकालेंगे। क्या करेंगे? 16 से 2/3, फिर क्या? अच्छा छूट है ना, एक चीज सुनिए, अगर एकल छूट है तो एकल छूट का चाहे तो अलग से फार्मूला याद कर लीजिए, a प्लस बी माइनस ए बी बटे में क्या होता है? 100। ये होता है एकल छूट का। नहीं तो फिर दूसरा तरीका आपका क्या है, आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे चिन्ह माइनस का रख दीजिएगा, बस यहाँ समझिएगा। ठीक है ना? क्योंकि छूट क्या है, अगर छूट को आप ऋणात्मक लेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, ये घट जाता, नहीं जोड़ दे दीजिएगा, गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे इन दोनों का निकालेंगे, फिर माइनस करेंगे, इन दोनों का गुणनफल करेंगे, बटे में क्या करेंगे? 100 करेंगे। ठीक है ना? कर लेंगे? चलो भैया, अब इसको कहिए हटा दें, हम मिटा दें, लेकिन इसको लगाएंगे कैसे? अच्छा ये बताओ, प्रतिशत को भिन्न में बदलना जानते हैं ना? प्रतिशत को भिन्न में बदलना जानते हैं कि नहीं जानते? अगर 20% लिखा है, 20% को हम क्या कर रहे हैं? भिन्न में बदल लेते हैं। 20% भिन्न में बदलेंगे, 20 बटे क्या लिखते हैं हम लोग? 100 लिखते हैं। 20 पंचे क्या होता है? 100 होता है। इसका मतलब 20% का मतलब होता है कि 5 में 1। अगर मान लीजिए, ये बताइए, अगर हम 20% की किसी में छूट दे दें तो वो सामान हम कितने में बेचेंगे? पहले समझो, 20% अगर किसी सामान पे हम छूट देंगे कितने में बेचेंगे? 80। 20% का मान क्या होता है? 1/5 होता है। लेकिन 80% का मान क्या होता है? 80% का मान क्या होता है? 4/5। इसका मतलब अगर आपने 5 में 1 छूट दिया तो 5 में कितने बेचेंगे? 4 में बेचोगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? पहले ये कॉन्सेप्ट समझो, तब ये लगती है, इसमें चलेंगे हम। अगर हम 5 में 1 छूट दे रहे हैं तो 5 रुपये में 1 की छूट दे दिए तो 5 में कितने बेचेंगे? 4 में बेचेंगे, सीधी सी बात है। अब इस पे चलो, अब ये समझ में आया कि नहीं आया? अब इस पे चलो भैया, देखो ये बताओ, 16 से 2/3 को जब हम प्रतिशत बदलेंगे तो क्या लिखेंगे? 16 3 48 2 50/300। प्रतिशत वाला कहाँ के बटे में 100 नहीं आएगा? जैसे 20% 20/100, वैसे ये क्या बटे में? 300। 100 लगेगा ना?
ये वाला 33 99 100, 100 बटे में क्या आ जाएगा 300। ये 66 तिहाई 198 2, 200 बटे में क्या आ जाएगा 300। क्लियर हुआ। अब जरा इसको सॉल्व करो, 5 एकम 5 छंग 30 और 0 0 खत्म, ठीक है ना। ये भी 0 0 खत्म। ये बताओ ये क्या है छूट है, ये क्या है छूट है। तो हम बेचेंगे कितने में ये निकालने के लिए हम मान लेते हैं उसका रेट क्या रहा होगा 100 रहा होगा। तो 100 में पहली छूट कितना है 6 में 1, तो बेचेंगे कितने में 6 में 5, 6 में 5। दूसरी 3 में 1 छूट, तो बेचेंगे कितने में 3 में 2। 3 में 2 छूट, तो कितने बेचेंगे 3 में 1। बस ये सॉल्व कर लो, बस ये सॉल्व करके क्या करना 100 से घटा देना है। क्या करना 100 से घटा देना है। ये निकाल लीजिए बस। सबसे बेटर तरीका यही है, इसको भिन्न में बदल लो, फ्रैक्शन बदल के इसको निपटा दो। अगर ये समझ में इसको दूसरे तरीके से इसको और सॉल्व कर दें। अच्छा ये बताओ, रुक जाओ भैया 1 मिनट रुक जाओ। ये बताओ ये जो आएगा क्या करेंगे, इसको 100 से भी घटाना है ना, तभी तो छूट पता चलेगी भाई। 100 से घटाएंगे तभी छूट पता। इसको एक काम करो ना 100 से पहले घटा लो। देखो ये 100 से घटा, इसको क्या करो 100 माइनस कर दो, पहले से 100 घटा दो। ये बताओ 100 को कॉमन लेंगे तो 100 कॉमन क्या आएगा 100। यहाँ बचेगा क्या 1 माइनस ये 100 कॉमन में चला है ना, ऊपर क्या बचा 5 दूनी 10, नीचे क्या बचा 54, क्या बचेगा 54। 54 एकम 54 में 10 घटा, अरे बताओ जी 44। तो 100 गुणे 44, 100 गुणे अब ये गुणे में आ जाएगा ना, क्या आ जाएगा 44। 100 बटे में क्या आएगा 54। आप भाग कर लीजिए बस। 44 100 बटे क्या आएगा 54। अब इसको भाग करो भैया, 5 8 40। देखो कैसे निकालेंगे आंसर, 5 8 40 और 4 8 32। अभी बच गया, यानी 8 बार जाएगा ना, 8 बार जाएगा कि नहीं जाएगा ये। अरे पहली बार 8 बार जाएगा, चेक कर लो इसमें 8 वाला ऑप्शन जो मिलेगा वही कर दो, सबसे बढ़िया। क्या करें, हाँ काट सकते हैं, 2 से भी काटना है इसको काट दीजिए, 27 कर दीजिए, 22 कर दीजिए, आ जाएगा तब। सबसे बेटर तरीका इसका यही है, इसको फ्रैक्शन में बदलो। इसमें 100 का नियम 100 100 घटा के करोगे तब भी आएगा, आ तो जाएगा। ये भिन्न में बदल लो, भिन्न में बदलने के बाद इसको निपटा दो। हाँ गोली वाली, अच्छा कल जो दिए थे लगाए, अब पहले देखें तो इसको, ये लग गई ना, कर लेंगे इसको। हो गया भाई, टाइम क्या हुआ कितना 7 हो गया ना, ये लग गई। चलो आज के लिए बस करते भाई, आज के लिए बस। बाकी सवालें जो मिलेंगी हम लोग कल देखेंगे निपटाएंगे, है ना। ये सवाल आपके लिए है, घर पे आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये सवाल आपके लिए घर पे करके आइएगा, कर लेंगे। चलिए ये सवाल आप घर से करके आंसर बताएं कल, ठीक है ना, कल की क्लास में। चलो।